हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप लोगों का वेलकम है। तो इस क्लास में हम देख रहे हैं जियोग्राफी के अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी नदियां हैं, नदियों के बारे में। इसके पहले हमने सिंधु नदी को देख लिया था कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, पार की नदियां किसे कहते हैं, फिर सिंधु जल समझौता के बारे में। तो इतनी चीजें हम कल के क्लास तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करना है सिंधु की सहायक नदियां, जो मैंने 5 बताया था, झेलम, रावी, फिर चिनाब, जो भी आपकी व्यास, सतलज, ये सब झेलम सिंधु की सहायक नदियां हैं। उन सभी नदियों को एक एक करके पढ़ेंगे और उस नदियों पे कौन से बांध बने हुए, क्या परियोजना है उस नदी की, उसके बारे में भी देखेंगे। यहाँ से जो झेलम नदी है, झेलम नदी इस तरीके से हमारा भारत, मान लीजिए हम राजस्थान का मैप से ही मैप खींचते हैं इंडिया का, तो इस तरीके से हम राजस्थान भारत का मैप बनाए हुए हैं। यहाँ से जो ये है, ये लद्दाख है, लद्दाख। लेकिन लद्दाख से हमें अभी फिलहाल मतलब है नहीं, क्योंकि हमें पढ़ना है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम ये रहा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। फिलहाल इतने ही राज्यों से मतलब है। यहाँ पर जो झेलम नदी है, इसका उद्गम यहाँ से हुआ है। जम्मू कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है शेषनाग झील। शेषनाग झील से उद्गम हुआ है झेलम नदी का, जो कि जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। और इस तरीके से ये ऊपर जाती है, फिर ऐसे थोड़ा सा टर्न लेती है। यहाँ पर स्थित है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। यहाँ स्थित है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से होकर फिर इसके श्रीनगर के आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहाँ पर स्थित है एक बुलर झील। यहाँ स्थित है बुलर झील। तो वो झेलम नदी बुलर झील का निर्माण करते हुए इस तरीके से आगे बढ़ती है, फिर वो यहाँ से इस तरीके से मुड़ते हुए फिर पाकिस्तान, ये एरिया पूरा पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है झेलम नदी। तो यहाँ तक आ गई हमारी झेलम नदी। यहाँ हो गई झेलम नदी। क्या क्या है, झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से हुआ है। फिर यह नदी आगे बढ़ती है तो श्रीनगर, यानी कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर स्थित है। फिर यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे तो बुलर झील और डल झील का निर्माण करते हुए यह नदी आगे बढ़ती है। फिर जम्मू कश्मीर और पंजाब की, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए इस तरीके से फिर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है झेलम नदी। झेलम नदी से इतनी बातें, बुलर झील, श्रीनगर, शेषनाग झील से उद्गम हुआ है, जम्मू कश्मीर में इसका उद्गम स्थान है। उद्गम इसका शेषनाग झील से हुआ है, यही बातें मैं स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इसका उद्गम शेषनाग झील से हुआ है। शेषनाग झील से जब इसका उद्गम होता है तो फिर ये आगे बढ़ती है। फिर इसी नदी पर, इसी झेलम नदी पर दो परियोजनाएं बनी हुई है, तुलबुल परियोजना तथा उड़ी बांध परियोजना। आपसे एग्जाम में प्रश्न बने कि तुलबुल परियोजना कहाँ स्थित है, तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है, किस नदी पर स्थित है, तो झेलम नदी पर। उड़ी बांध परियोजना कहाँ है, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी आपके झेलम नदी पर स्थित है, यहीं पर है ये दोनों बांध परियोजना। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर जो झेलम नदी है वो श्रीनगर की राजधानी, यानी कि श्रीनगर से होकर जाती है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से होकर जाती है। फिर यह जब श्रीनगर से आगे बढ़ती है तो बुलर झील का निर्माण करती है, और बुलर झील का निर्माण करते हुए फिर ये पाकिस्तान के झंग शहर में जाकर चिनाव की सहायक बन जाती है झेलम नदी। पाकिस्तान के झंग शहर में जाकर, यहाँ पर है पाकिस्तान का झंग शहर, और यहीं पर वो चिनाब की सहायक नदी बन जाती है। बात आती है बुलर झील की। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। तो यहाँ से बुलर झील से प्रश्न बनता है कि भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बुलर झील। इसका निर्माण किस नदी से हुआ है, तो झेलम नदी से। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, वो झेलम नदी के तट पर अवस्थित है। झेलम नदी पर परियोजना है तुलबुल बांध परियोजना तथा उड़ी बांध परियोजना, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। इतनी बातें थी झेलम नदी के साथ। आगे है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के क्षेत्रों में शिकारें चलती हैं। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के तट पर शिकारें चलती हैं। मुख्यतः यह जो शिकारें हैं वो डल झील में चलती हैं, डल झील में चलती हैं। और शिकारे कहते किसे हैं, तो नाव के घर को शिकारे कहते हैं। जम्मू कश्मीर में एक विशेष प्रकार की नाव के घर हैं, एक विशेष प्रकार की नाव के घर हैं, उन नाव के घरों को शिकारे कहते हैं, और ये जो है वो डल झील में चलती हैं। कितनी थी,
आगे है पोरस तथा सिकंदर के मध्य विदस्ता का युद्ध हुआ था। पोरस और सिकंदर के मध्य हिस्ट्री से कोरिलेट हुआ है। पोरस तथा सिकंदर के मध्य विदस्ता का युद्ध किसी नदी के किनारे पर हुआ था। विदस्ता मतलब इसी झेलम नदी का प्राचीन नाम विदस्ता है और इसी नदी के तट पर पोरस तथा सिकंदर के मध्य विदस्ता का युद्ध हुआ था। झेलम का प्राचीन नाम विदस्ता है। इतनी बातें हमें पढ़नी थी झेलम नदी से। जो आपके बांध थे, जो झील थी, कहाँ से इसका उद्गम हुआ है, ये बांध आप याद रखिएगा। ये पूछता है तुलबुल और कोड़ी बांध परियोजना कहाँ स्थित है, श्रीनगर किस नदी के तट पर अवस्थित है, वुलर झील का निर्माण किस नदी से हुआ है, विश्व की सबसे मीठी पानी की झील, भारत की सबसे मीठी पानी की झील अगर पूछे तो वुलर झील है और विश्व की पूछे तो सुपीरियर है। विश्व की पूछेगा तो सुपीरियर झील है, जबकि भारत की पूछेगा तो वुलर झील है। फिर उसके बाद ये पाकिस्तान के झंग शहर में जाकर चिनाब की सहायक बन जाती है। आगे है चिनाब नदी। एक बार इसको मैं फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पर स्थित है मान कबाब किन्नत और यहीं से उद्गम हुआ है सिंधु नदी का। तो सिंधु नदी इस तरीके से लद्दाख की राजधानी लेह से होकर जाते हुए फिर वह पाकिस्तान के चिल्लास शहर में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में चिल्लास शहर में प्रवेश करती है और इस तरीके से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। ऐसे वो आती है। फिलहाल अब हमें देखना है चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम चंद्र एवं भाला नदी के मिलने से हुआ है। हिमाचल प्रदेश में दो नदियां आती हैं, चंद्र और भाला, और इन्हीं नदियों के मिलने से चिनाब नदी का निर्माण हुआ है। जब चंद्र और भाला नदी हिमाचल प्रदेश में आती है, मतलब हिमाचल प्रदेश में उद्गमित होती हैं, तो यह इन दोनों के मिलने से एक नदी बनती है जिसको हम नाम देते हैं चिनाब नदी। यहाँ पर इसका उद्गम हो गया। उसके बाद ये चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश से होते हुए जम्मू कश्मीर से होते हुए इस तरीके से जाती है। फिर आगे चलते 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 ऐसे आते 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 यहाँ पर सिंधु की सहायक बन जाती है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से चंद्र और भाला के योग, चंद्र नदी भाला नदी के मिलने से चिनाब नदी का उद्गम हुआ है। फिर उसके बाद ये चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से होते हुए जम्मू कश्मीर से होते हुए जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है और ये सीधे जाकर सिंधु की सहायक नदी बन जाती है। सिंधु की सहायक नदी बन जाती है और यहीं पर झेलम नदी भी आकर चिनाब की सहायक बन जाती है। झेलम नदी चिनाब की सहायक बनती है, जबकि झेलम नदी जो है वो चिनाब की सहायक बनती है, जबकि जो चिनाब है वो सिंधु की सहायक बन जाती है। आगे है झेलम की सहायक चिनाब की सहायक नदियां। झेलम नदी तथा रावी नदी, झेलम नदी रावी नदी चिनाब की सहायक नदियां हैं। चिनाब नदी पर कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। सलाल परियोजना भी जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर ही स्थित है। चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी है। इतनी बातें थी चिनाब नदी। यहाँ से प्रश्न बनता है कि दुलहस्ती परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। सलाल परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी पर। जब ये चिनाब नदी आगे बढ़ती है तो जम्मू कश्मीर में ही दो परियोजनाएं इस चिनाब नदी पे बनती है, जिसका नाम है दुलहस्ती तथा सलाल बांध परियोजना। सलाल बांध परियोजना, ये दोनों जो है चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में बनी हुई है और चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी है। आगे है रावी नदी। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से हुआ है। यह चिनाब की सहायक बन जाती है। इस तरीके से रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है और ये आगे जाते 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 चिनाब की सहायक बन जाती है। यहाँ पर रावी नदी भी चिनाब की सहायक बनी है और यहाँ से झेलम नदी भी चिनाब की सहायक बनी है। फिर ये जो चिनाब नदी है वो अपना पानी ले जाकर उलेड़ देती है सिंधु नदी में। आगे है रावी नदी। तो रावी नदी यह चिनाब की सहायक बन जाती है। रावी नदी पर कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे थीन बांध परियोजना पंजाब में रावी नदी पर ही स्थित है। थीन बांध परियोजना को रणजीत सागर बांध भी कहते हैं। इस परियोजना को रणजीत सागर बांध भी कहते हैं और थीन बांध परियोजना रावी नदी पर जब पंजाब में स्थित है। आगे है यह बांध 1999 में बनकर तैयार हुआ था। चमेरा बांध भी रावी नदी पर ही स्थित है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में चमेरा बांध स्थित है, जो कि रावी नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट है व्यास नदी। व्यास और सतलज को हम एक साथ देखेंगे डायग्राम से। यहाँ पर व्यास नदी हिमाचल प्रदेश की व्यास कुंड से निकलती है, इस तरीके से आगे बढ़ती है। फिर एक नदी है मानसरोवर, मैंने आपको बताया था SSB
सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र पार की नदियां कहते हैं। तो सिंधु नदी हम देख चुके थे और यहीं से निकलती है सतलज नदी भी। तिब्बत के मानसरोवर से सतलज नदी निकलती है इस तरीके से, और वो भारत में हिमाचल प्रदेश के शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। जब वो भारत में शिवकिला दर्रे से इस तरीके से प्रवेश कर जाती है तो व्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर बना हुआ है हरिकेन बांध। व्यास नदी और व्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर बना हुआ है हरिकेन बांध पंजाब राज्य में स्थित है। और इसी हरिकेन बांध से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इसी हरिकेन बांध से ही एक नहर निकाली गई है पंजाब में से ही, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी जब नहर ये निकाली गई थी उस समय 1958 में निकाली गई थी, मतलब बनाई गई थी। तो 1958 में इस नहर का नाम गंग नहर था, परंतु जब 1984 में इस गंग नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इस गंग नहर का नाम इंदिरा गांधी कर दिया गया था, जो कि हरिकेन बांध पंजाब से निकाली गई थी। और हरिकेन बांध व्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर बना हुआ है पंजाब में। इतनी बातें थी व्यास नदी और सतलज नदी के परिप्रेक्ष्य से। आगे है एक परियोजना है भांगल नागल परियोजना। ये सतलज नदी पर बनी हुई है। भांगल नागल परियोजना यहाँ पर बनी हुई है सतलज नदी पर। भांगल परियोजना जो है, ये दो परियोजनाएं हैं एक साथ। इसको जैसे दो परियोजनाओं के बीच में मैक्सिमम यही होगा 30-40 किलोमीटर का अंतर है, लेकिन इसी को हम संयुक्त रूप से भांगल नांगल कह देते हैं। परंतु जो भांगल परियोजना है वो अलग है, जो नांगल परियोजना है वो अलग है। तो जो भांगल परियोजना है वो जल विद्युत परियोजना है, जबकि जो नांगल परियोजना है इसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। भारत की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध परियोजना यही भाखड़ नांगल बांध परियोजना है। सतलज नदी पर यहाँ पर बनाया गया है। सतलज नदी पर ही भाखड़ नांगल परियोजना बनाई गई है। इतनी बातें थी व्यास नदी और सतलज नदी से। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलती है, आगे बढ़ती है। सतलज नदी मानसरोवर से निकलते हुए भारत में शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है, और जब शिवकिला दर्रे से वो भारत में प्रवेश कर जाती है तो आगे चलकर व्यास नदी से मिल जाती है। जब व्यास नदी से मिलती है तो यहीं पर एक बांध बना है जिसका नाम है हरिकेन बांध, पंजाब में बना हुआ है। इसी बांध से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ये नहर 1958 में बनाई गई थी, उस समय इसका नाम गंग नहर था। वर्तमान में 1984 से इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया है। फिर सतलज नदी पर एक बांध परियोजना बनी है जिसका नाम है भाखड़ नांगल परियोजना। सतलज नदी पर भाखड़ जो है वो जल विद्युत परियोजना है, जबकि जो नांगल है वो सिंचाई के लिए फेमस है। यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध परियोजना पूछे तो भाखड़ नांगल परियोजना हमारा जवाब है। तो इस तरीके से चिनाब नदी, रावी नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी और झेलम नदी, मतलब हमने पंच नदियों को कंप्लीट कर लिया। इन्हीं पांचों को संयुक्त रूप से पंच नद बोलते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज को संयुक्त रूप से पंचनद बोला जाता है। तो एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ से निकल रही है मानसरोवर झील से, यानी कि सेन कबाब हिमनद से सिंधु नदी निकलती है, जो कि लद्दाख के राजधानी लेह से होकर बहते हुए आगे बढ़ती है तथा पाकिस्तान के चिल्लास शहर में प्रवेश करती है पाकिस्तान में, और इस तरीके से वो आगे बढ़ जाती है और जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिरने से पहले इसकी सहायक नदी बनती है चिनाब नदी। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश से होते हुए ये जम्मू कश्मीर में होते हुए जा करके इस तरीके से जा करके सिंधु की सहायक बन जाती है। सिंधु की सहायक बनने से पहले इसी चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में दो परियोजनाएं हैं, दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना। दुलहस्ती और सलाल जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित परियोजनाएं हैं। फिर ये जाकर डायरेक्ट सिंधु की सहायक बन जाती है। एक नदी है झेलम नदी, उसका उद्गम शेषनाग झील जम्मू कश्मीर की शेषनाग झील से होता है। इस तरीके से आगे बढ़ती है, वुलर झील का निर्माण करती है, और इसी पर वुलर झील का निर्माण करते हुए फिर ये आगे जाकर चिनाब की सहायक बन जाती है। फिर है रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है, हिमाचल प्रदेश के ये भी जाती है रावी नदी, और उसके बाद चिनाब की सहायक बन जाती है। यहाँ पर रावी नदी निकलती है फिर चिनाब की सहायक बन जाती है। नेक्स्ट है व्यास नदी और सतलज नदी। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलती है, इस तरीके से इधर आती है, फिर यहीं पर है हिमाचल सेम का बाप से निकलती है। सतलज नदी इस तरीके से आती है,
हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रे से प्रवेश कर जाती है। शिवकिला दर्रे से प्रवेश करने के बाद पंजाब में जाती है और इधर से आती है रावी नदी, व्यास नदी। व्यास और सतलज नदी के संगम पर बना है हरिकेन बांध और पंजाब में इसी जगह से निकाली गई एक नहर जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। जो इंदिरा गांधी नहर है वो यहाँ पंजाब से निकलती है, हरियाणा में नहीं जाती है। याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी नहर हरियाणा में नहीं जाती है। इस तरीके से वो पंजाब से होते हुए राजस्थान के 10 जिलों को लाभान्वित करती है। तो आपसे प्रश्न पूछे कि जो इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान के कितने जिलों को लाभान्वित करती है या फिर भारत के कितने जिलों से होकर उससे लाभान्वित होते हैं, तो पंजाब और राजस्थान इंदिरा गांधी से लाभान्वित होते हैं, जबकि सबसे ज्यादा राजस्थान होता है। इसके 10 जिले जो है इंदिरा गांधी नहर से पोषित होते हैं। इतनी बातें थी इंदिरा गांधी नहर से। भारत की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध आप याद रखिएगा किस नदी पर है, सतलज नदी पर। चमेरा बांध पूछता है हिमाचल प्रदेश चंबा जिला में। फिर थीन बांध भी पूछा हुआ है, दुलहस्ती भी पूछा हुआ है और सलाल भी पूछा हुआ है। तो जितने आपके हैं बांध यहाँ से वो मैंने बांध भी बता दिया। फिर यहाँ पर पोरस तथा सिकंदर के मध्य विदस्ता का युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ। तो इतनी बातें थी हमारी पंच नदियों से। यहाँ से हमारी सिंधु नदी कंप्लीट हुई। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इस तरीके से पंच नदियां भी कंप्लीट हुई। तो टोटल हमारे उत्तर भारत की नदियां जो अरब सागर में जाकर अपना मुहाना बनाती है, क्योंकि ये सभी जो है सिंधु की सहायक बन रही और सिंधु जो है वो अरब सागर में गिरती है। तो ऐसी नदियां जो उत्तर भारत की, ऐसी 6 नदियां जो कि आपके सिंधु यानी कि अरब सागर में जाकर गिरती हैं, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जब पढ़ेंगे उत्तर भारत की नदियां जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, फिर उसके बाद यमुना नदी, तो उन लोगों को जब हम पढ़ेंगे तो उनका जो मुहाना बनता है वो बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनता है। इधर जो है अरब सागर है और जब इधर नदियां अपना मुहाना बनाती हैं तो वो बंगाल की खाड़ी है। तो गंगा इधर गिरती है, यमुना इधर गिरती है, चंबल इधर गिरती है, जितनी भी नदियां इधर गिरती हैं उनको हम देखेंगे बाद में। अभी फिलहाल हमारा कंप्लीट हुआ है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। इधर का हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों को जब मैं देख पढ़ाऊंगी उसी में कौन से बांध कहाँ पे बनी है, कौन चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना है। कल के क्लास में हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र। आज के लिए सिर्फ इतना है, मिलते हैं कल क्लास में, तब तक